हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स जो हैं उनको किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। तो अब प्रोसीजर है हर एक अलग अलग तरह की एसेट्स को वेरीफाई करने का। अब पहले बात आती है फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। कहते हैं मतलब कि जो भी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, ये क्या आपकी इमूवेबल एसेट्स हैं बिजनेस की। ये क्या है बेसिकली, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ही होती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार होता है इनको क्या है बेचने का, रखने का, रिटेन करने का। चाहे वो क्या है ये बिल्डिंग को या क्या है आपकी जो ये या लैंड को क्या है दान भी दे दे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है। या वो सिक्योरिटी के तौर पर भी दे सकती है लोन लेने के लिए, तो कोई भी पर्सन इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वो अपने उसके इसके यूसेज के रिगार्डिंग जो है वो प्रॉपर राइट है उसके पास। तो अब हम बात करते हैं कि एसेट्स ये क्या है आपकी। हाँ, ये एसेट्स जो हैं किस तरह से आपकी क्या है वेरीफाई की जाएंगी। और ये एसेट्स क्या है फ्री होल्ड है, क्योंकि इनका अंत तो नहीं है, ठीक है, टेन्योर से इफेक्टेड नहीं होती, दे आर फ्री होल्ड। तब देखना है वेरीफाई कैसे करना है। ऑनरशिप, अब की लैंड और बिल्डिंग जो है फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल एसेट्स, इनको क्या करना है, इनको प्रॉपरली वेरीफाई करना है टाइटल डीड से कि भाई ऑनरशिप किसकी है, इसके ऊपर ऑनरशिप है क्या ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लाइंट के नाम पर हैं या नहीं, ये देखना है। और उसका इसका मतलब एब्सोल्यूट राइट है या नहीं प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, ठीक है। और अगर कुछ शक है ऑनरशिप के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उस केस में, किससे, सॉलिसिटर ऑफ द क्लाइंट। उसके रिगार्डिंग क्या है एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, कि वाकई हाँ ऑथेंटिसिटी के रिगार्डिंग कि नहीं ये जायज़ पर्सन ही इसका उसका मालिकाना हक है, ठीक है। और एक लीगल एक्सपर्ट से आप एडवाइस भी ले सकते हैं इसके संदर्भ में। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑब्वियस सी बात है, आप चेक करेंगे जाकर, मतलब ऑडिटर चेक करेगा कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे कि चेंज इन एसेट, क्या उस एसेट में कोई बढ़ोतरी की गई या एसेट के अंदर एसेट जो थी उसको सेल किया गया, ठीक है। तो वो क्या, और वो एसेट्स का जो चेंज है वो शो किया गया या नहीं किया गया। अगर एसेट परचेज की गई है तो क्या था, वो वाउचर है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और परचेज ऑर्डर जो है वो प्रॉपर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर बेची गई है तो सेल डीड जो है वो वेरीफाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र जो है नए ऑनर को सेल डीड के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं, ठीक है, प्रॉपर उतना पैसा आया है या नहीं, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा कि बदलाव कैसे हैं और कैसे किस तरह के बदलाव हैं। उन बदलाव के रिगार्डिंग जो बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वेरीफाई करने पड़ेंगे ताकि ओरिजिनल वैल्यू शो हो एसेट्स की बैलेंस शीट में उस डेट के ऊपर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चार्ज, क्या चार्ज तो नहीं है किसी एसेट्स के रिगार्डिंग, मतलब सिक्योरिटी के फॉर्म में तो नहीं दे रखा ना, किसी लोन के लिए एज अ सिक्योरिटी तो नहीं दे रखा। या मॉर्गेज डीड को वेरीफाई करना पड़ेगा अगर दे रखा है एज अ सिक्योरिटी लोन के लिए अगेंस्ट, तो ये देखना पड़ेगा अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कोई और एक्स्ट्रा चार्ज, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा मॉर्गेजर के साथ ही कि जो चार्ज है उसका प्रॉपरली क्या है ट्रूथफुलनेस को वेरीफाई करे, ठीक है, कि ये मॉर्गेज है इतना बनता है इसका, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर मान लो बिल्डिंग बनाई गई है तो वो भी वेरीफाई करनी पड़ेगी, किससे, कॉन्ट्रैक्टर से। उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे रसीद लेनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आर्किटेक्चर का कि हाँ क्या बनाया गया, कितना बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या मटीरियल वगैरह है, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे अगर कंस्ट्रक्शन हुई है तो, ठीक है। देखिए इसका एकदम एक तरह से चेंज ही आया ना उसकी वैल्यूएशन में। इससे भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस, अब मान लो रिपेयर या रिन्यूअल्स के लिए इन लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग कुछ खर्चे किए गए हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगे और वो वेरीफाई करेगा इन खर्चों को। ध्यान रखना कैपिटलाइज नहीं करेगा। जब कोई असेट को खरीद से मशीनरी खरीदी और इंस्टॉलेशन हुई उसकी बिगनिंग में तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, बट बाद में रिपेयरिंग होती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ध्यान रखना ये कैपिटलाइज नहीं किए जाएंगे रिपेयर वगैरह रिन्यूअल्स द्वारा वगैरह लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है।
वैल्यूएशन, बिल्डिंग जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही वैल्यू की जाएगी लेस डेप्रिसिएशन, और जो लैंड जो है वो आपकी क्या की जाएगी, वैल्यू की जाएगी कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट शीट को भी वेरीफाई करना पड़ेगा प्रॉपरली, ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि एसेट जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही क्या है आपकी वैल्यूएट की गई हैं, ठीक है। तो आपको एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा किसी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। शो इन द बैलेंस शीट, अब एट द एंड ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो करेक्ट हेडिंग के अंदर बैलेंस शीट में शो हो रही हैं। स्पेशल रूल्स वगैरह हैं अगर उनको शो करने के रिगार्डिंग, डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, तो वो भी क्या है आपके फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब कि पट्टे पे ली, पट्टे पे ली इसका मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए क्या है एक प्रॉपर्टी जो है वो लैंड या बिल्डिंग जो है मतलब वो एक लेसी, मतलब कि लेसी जो ले रहा है, ठीक है, पट्टे के ऊपर, और लेसर जो दे रहा है पट्टे के ऊपर। तो वो एग्रीमेंट को ने एक एग्रीमेंट के तहत एक लेसी ने एक्वायर की एक लैंड या बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, लीज एग्रीमेंट के अंदर एक्वायर की लेसर से लेसी ने, और एक्सरसाइज ए राइट ऑन इट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, उसका अधिकार कुछ थोड़े से ही समय के लिए है जब उसको वो क्या है यूज कर रहा है। ऑनरशिप नहीं गई, अधिकार गया यूज करने का, ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्वायर प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए ही, कुछ पीरियड के लिए एक्वायर की जाती है। तो अब ध्यान रखना, दो ओनर्स हैं इसके केस के अंदर, तो फिर पर जो लिमिटेड पीरियड के लिए बाय कर रहा है वो लीज होल्डर है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी फिर क्या कहलाएगी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसका अधिकार है सिर्फ कुछ समय के लिए उसको यूज करने का, तो वो लीज होल्डर है। अच्छा, तो ऑनरशिप है लेकिन कुछ वक्त के लिए, और वो बेसिकली जो टाइटल ऑफ ऑनर राइट जो है वो क्या रहेगा उस मेन पर्सन के पास रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए यूज करने का अधिकार जो है वो एक तरह का ऑनर वो है आपका लीज होल्डर जिसने लिया, लेसी। अच्छा, अब देखो द पर्सन जो बेचता, जिसने प्रॉपर्टी बेची है वो क्या है ऑनर रहेगा, बट उसका राइट टू यूज जो है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और परचेजर के पास डजंट हैव अ फ्री होल्ड राइट टू द, उसके पास क्या है फ्री होल्ड राइट नहीं है। फ्री होल्ड राइट का मैंने बताया था ना पहले, फ्री होल्ड राइट जैसे हमने यहाँ फ्री होल्ड बिल्डिंग की बताई थी, उसके पास ऑनरशिप का अधिकार है लिमिटेड पीरियड के लिए, राइट टू यूज का। फ्री होल्ड राइट का मतलब क्या है, जो असली ऑनर है उसके पास क्या है, उसके पास जो है अधिकार, उसके पास, हाँ, परचेजर के पास सिर्फ यहाँ पर क्या है लेसी के केस में अधिकार है यूज करने का, लेकिन जो सेलर है उसके पास क्या है यूज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके पास अधिकार क्या है, सेल तो वही कर सकता है ना सिर्फ, तो परचेजर के पास क्यों सेल करने का अधिकार नहीं है। जब प्रीडिटरमाइंड पीरियड हो जाएगा और आपकी वापस आ जाएगी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ऑनर के बाद, ठीक है, तो अधिकार वो सेल कर सकता है, नहीं तो क्या है लीगल जो आपका लीज एग्रीमेंट है ओरिजिनल ऑनर उसको बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो अब वेरीफाई कैसे करेंगे पट्टे वाली की जो प्रॉपर्टी है लीज होल्ड प्रॉपर्टी को, ऑनरशिप लीज की डीड होगी दोनों के बीच में, लेसर और लेसी के बीच में, ठीक है, डीड होगी जिसके बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टी जो है लीज के ऊपर ली गई है। टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि किस बेसिस के ऊपर लीज पर प्रॉपर्टी ली गई थी। कंडीशन जो सारी होंगी वो प्रॉपरली क्या होनी चाहिए कि फायर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कंडीशन क्या है, ग्राउंड रेंट का जो लैंडर बिल्डिंग का उसकी कंडीशंस क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कितने टाइम के लिए लीज पट्टे पे दी गई है, लीज पर दी गई है। अगर ये कंडीशंस वायलेट होती हैं तो जो लीज एग्रीमेंट है वो क्या है इनवैलिड माना जाएगा। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, लीज डीड को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और क्या है देखना पड़ेगा कि सारी जो लीज की टर्म्स हैं वो क्या हैं, वो फॉलो की जा रही हैं नहीं फॉलो की जा रही हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकली वेरीफाई करनी चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में एग्जिस्ट कर भी रही है नहीं कर, सिर्फ खातों में ही बता रखी है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, कई बार मतलब एक तरह से विंडो ड्रेसिंग के लिए डाल देते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंसेस, जो भी रिपेयर के ऊपर खर्चा है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर रिपेयर पे खर्चा या एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, ये क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटलाइज नहीं किए जाएंगे, ये P&L के अंदर डाले जाएंगे, ठीक है, एज अ चार्ज। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ लीज चार्ज, डॉक्यूमेंट ऑफ लीज शुड बी एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन वेदर अ चार्ज कैन बी क्रेडिटेड ऑन दिस असेट और नॉट। इन केस such a right has been given by the seller
मतलब इन द सेंस वो क्या कहता है कि सेलर ने क्या पता उसको राइट दे रखा हो कि आप एज कोई लोन ले रहे हो और उसके बदले में आप इसे सिक्योरिटी के तौर पर दे रहे हो, बट वो सेलर की परमिशन से हो सकता है। तो वो कोई चार्ज देख है उसके अगेंस्ट, असेट के अगेंस्ट, कि लोन के बदले में तो कोई उन्होंने नहीं रखी है, तो वो देखना पड़ेगा। बट वो राइट तो तभी मिलेगा ना जब सेलर ने उसको अधिकार दिया हो परचेजर को इन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, तो वो वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि वाकई किसी चार्ज के अंडर तो नहीं है ये लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, और चार्ज के अंडर है भी तो क्या वो एग्रीमेंट में कंडीशन थी कि वो एज अ चार्ज आगे किसी के अंडर रख सकता है अगेंस्ट लोन एज अ सिक्योरिटी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि लोन अमाउंट अगर ली है इसके अगेंस्ट तो लायबिलिटी साइड वो शो हो, ठीक है। वैल्यूएशन, जब वैल्यूएशन कर रहे हैं लीज होल्ड लैंड या बिल्डिंग का, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा फैक्ट दैट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। इसलिए प्रॉपरली अमाउंट जो है वो राइट ऑफ की जाए साल दर साल, जब ताकि एक्चुअल वैल्यूएशन हर साल क्या है लास्ट में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो आ सके। तो प्रॉपर अमाउंट राइट ऑफ की जानी चाहिए, वो भी वेरीफाई करने हैं कितना अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो भी राइट ऑफ कर रहे हैं अमाउंट हर साल दर साल। इंक्रीज और डिक्रीज, अगर मान लो लीज और प्रॉपर्टी बेची जा रही है साल के दौरान और एडिशनल प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है एडजस्ट करनी होगी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर बढ़ोतरी है या कटौती है उस मतलब कि लीज और प्रॉपर्टी में, और आपने पट्टे पे ले ली, मतलब कोई भी पार्ट लीज और प्रॉपर्टी का बेच दिया किसी उसने, सपोज जो भी आपका लेजर था, ठीक है, उसने बेचा, या कोई मान लो या आपको राइट दिया उसको सेल करने का, तो भी जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है या एडिशनल प्रॉपर्टी एक्वायर किया लीज के ऊपर, तो वो भी वैल्यू प्रॉपर्टी का एडजस्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग वैल्यूएशन। सिंकिंग फंड, कोई भी प्रोविजन बनाया है, अगर मान लो लीज को रिन्यू करना है तो वो उस केस में प्रोविजन बनाया गया है, मतलब क्रिएट करना चाहिए, सॉरी प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए अगर लीज को रिन्यू करना एक टाइम पीरियड के बाद। तो ऑडिटर को देखना चाहिए कि वेदर एक सिंकिंग फंड बनाया गया है रिन्यूअल ऑफ लीज के रिगार्डिंग, और वेदर क्या है आपका लाइबिलिटी साइड वो शो कर रहा है या नहीं करके, प्रोविजन तो लाइबिलिटी साइड शो करो ना, शो करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो वो भी क्या है, और इन केस दिस हैज़ नॉट बिन डन ही शुड, अगर मान लो अगर नहीं किया जा रहा, सिंकिंग फंड नहीं बनाया जा रहा, रिन्यूअल अगर करनी है तो नहीं बनाया जा रहा तो अकाउंट्स में, तो ये वाली बात जो है क्लाइंट को ऑडिटर को बतानी पड़ेगी वेरीफाई करने के बाद कि प्रोविजन नहीं बनाया गया और क्या है आपका लायबिलिटी साइड शो नहीं किया गया। अगर रिन्यूअल आप आगे करना चाहते हो तो देख लो। शो इन बैलेंस शीट, ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा लैंड जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर फिक्स एसेट के अंदर शो होगी, चाहे लीज के ऊपर है, बट अब यूसेज का अधिकार है तो उसकी वैल्यूएशन भी तो शो होगी ना, ठीक है। सब उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं तो वो शो तो करेंगे, प्रेजेंट तो है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में। प्लांट एंड मशीनरी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही रणनीतिक एक एसेट है जिसके बेसिस के ऊपर ही क्या है सारा हमारा काम चलता है, रूटीन का जो वर्क है, जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है। अच्छा, तो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, उसमें क्या है इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर एंड अ वेरी लार्ज अमाउंट इज यूजुअली इन्वेस्टेड इन दैम, बहुत बड़ा अमाउंट क्या है उसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। अच्छा, और खासकर ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट वाली क्या है आपकी प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है। तो अब देखिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर का, ये देखना पड़ेगा, मैं ये वेरीफाई करना पड़ेगा बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और डिटेल्स बतानी पड़ेगी प्लांट एंड मशीनरी की, नोट की जाती हैं कि नाम का, मशीन का नाम क्या है, मॉडल का नंबर क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, कितने लाइफ तक ये चलेगी, नेट वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन कितनी होगी। ऑडिटर को सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे वेरीफाई करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी को, ये फॉलो नीचे वाले, ये रजिस्टर तो होना चाहिए, ये अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है। जब भी प्लांट एंड मशीनरी आती है कि उनको रिकॉर्ड करना होता है ना कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना लाइफ तक ये चलेगी, ताकि अगली के लिए प्रोविजन बनाई जा सके। अच्छा, तो अब ऑनरशिप के रिगार्डिंग हम बात करें तो वही प्लांट एंड मशीन वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो भी इनवॉइसेस रिसीव हुए सेलर से कि पेमेंट की या जो रसीद थी कि वो खरीदी है प्लांट एंड मशीनरी, तो वो कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर देखेगा, वो वेरीफाई करेगा और वाउचर से वेरीफाई करेगा, और क्या करेगा वो
फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगा एग्जिस्टेंस के लिए कि वैसे वह एक्चुअल में वो फैक्ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर भी है या रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। और अगेंस्ट द जो मशीनरी जो है इंश्योर करना पड़ेगा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है वो मैच कर रही है मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट रजिस्टर के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। अच्छा, चार्जेस, कई बार क्या होता है वो प्लांट एंड मशीनरी के बदले कहीं कोई लोन ले लेता है, ठीक है। तो वो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इंक्वायर करना पड़ेगा क्लाइंट से, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब इन केस अगर मान लो क्या है वो सिक्योरिटी के तौर पर लोन के अगेंस्ट दी गई है तो लोन एग्रीमेंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कंडीशंस के ऊपर लोन लिया गया है, क्या इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस लोन के ऊपर, और ये भी देखना पड़ेगा कि लोन जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड क्या है शो हो बैलेंस शीट के, क्योंकि बिजनेस के रिगार्डिंग ही लोन लिया ना आपने, फिर सिक्योरिटी भी रखी तो वो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे जो हैं वो परचेज करने के लिए प्लांट के रिगार्डिंग या मशीनरी के रिगार्डिंग किए और टिल दे आर पुट टू यूज़, और जब तक वो यूसेज में बिगिनिंग में यूज़ करने मतलब जो इंस्टॉल होगा वगैरह, तो जब तक वो यूज़ करने के लिए मशीनरी रख नहीं दी जाती ना, वो सारे खर्चे क्या कहलाएंगे आपके कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो खर्चे होंगे जब एसेट्स क्या है यूज़ होने लग गई है, इंस्टॉल हो गई, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई और खर्चा हुआ है रिपेयर का, मेंटेनेंस का, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को कि कौन से एक्सपेंडिचर कौन से हैं, बिगिनिंग में किए, साथ जब लेके आए हो इंस्टॉल कराइए दैट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ड्यूरिंग द ईयर उसके बाद सभी भी किए वो सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर वगैरह कुछ भी थे जो मेंटेनेंस के, ठीक है। अब देखो ऑल्ट्रेशन, ड्यूरिंग द ईयर कोई नई प्लांट और मशीनरी जो परचेज करी, मतलब ऑल्ट्रेशन कोई एडिशंस वगैरह या कोई एसेट प्लांट या बेची है मतलब डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है एसेट के अंदर, तो वो भी वो क्या है अकाउंट्स में लिखा है या नहीं लिखा ये चेक करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या है, खरीदी थी और बेची थी तो क्या था आपका, तो एज वेल एज जो भी एडिशंस हुई हैं वो भी वेरीफाई करनी पड़ेगी वाउचर से, इनवॉइसेस से और बाकी डॉक्यूमेंट से। प्रॉफिट एंड लॉस और सेल का वो भी करेक्टली क्या है आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर सेल करी है तो क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन जो है वो यूटिलिटी वैल्यू के ऊपर होती है, मतलब कि यूसेज के बेसिस के ऊपर होती है। तो आप डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, प्लांट एंड मशीनरी जो अवेलेबल के रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑडिटर उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता सिर्फ, या नहीं करना चाहिए जब वो वेरीफाई कर रहा है उनकी वैल्यूएशन के लिए। उसे क्या करना पड़ेगा, उससे एश्योरेंस लेना पड़ेगा एक्सपर्ट्स का जो वैल्यू करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को, कि उनको पता होता है कि कितना चल रही है कितना घिस रही है, तो वो इंश्योर करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है कितना अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है, कि कितने साल वो एसेट चलेगी, ताकि इतना पैसा क्या है हम रख सकें रिप्लेसमेंट के लिए। तो उसके लिए डेप्रिसिएशन प्रोविज़न क्या है बनाया जाएगा सारी एसेट्स के लिए, जो भी आपकी जो अगर मान लो जो भी आपकी एसेट्स क्या हैं चाहे वो सोल्ड आउट की गई हैं या परचेज की गई हैं, ठीक है, साल के दौरान, तो वो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन के सारे प्रोविज़न बनाए या नहीं बनाए। इन केस जनरल इंश्योरेंस भी किया है, इंश्योरेंस कराया गया है उस प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग, मशीन के रिगार्डिंग, तो वो वैल्यूएशन तो जो की गई है इंश्योरेंस पर्पस के लिए वो भी टैली होनी चाहिए बुक्स वैल्यू के साथ, ठीक है। और कोई भी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं मतलब कि घोलमाल जो है वो नहीं होना चाहिए, वो भी वेरीफाई करना होगा कि कम दिखा दी वहाँ पर, ठीक है, ताकि इंश्योरेंस की किस्त कम बने, तो वो नहीं होना चाहिए, सही वैल्यू होनी चाहिए जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। प्लांट एंड मशीनरी शोन इन द बैलेंस शीट, अब वह कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि नेट कितना बचा, तो वो क्या है ये चीज़ करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि सही चीज़ वैल्यूएट की जाए, एप्रिसिएशन कंसीडर किया जाए। असेंबलिंग ऑफ पार्ट, कई ऑर्गेनाइजेशन क्या है प्लांट और मशीनरी असेंबल कराती हैं बजाय की परचेज करने के, तो अगर वो क्या है प्लांट एंड मशीनरी जो है चाहे वो मैन्युफैक्चर की जा रही है या असेंबल जो है वो है आपकी मैन्युफैक्चर्ड है या असेंबल्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सर्टिफिकेट लेना होगा इंजीनियर से सर्टिफाइंग करते हुए कितनी कॉस्ट आई है टोटल उसकी, ठीक है, जो उन्होंने सारी असेंबल करके रखी और यूसेज में डाली, स्टार्टिंग हुआ जब यूज़ करने का।
चेकिंग ऑफ प्लांट रजिस्टर एंड प्लांट बैलेंस शीट, मशीन्स की सारी डिटेल्स जो हैं प्लांट रजिस्टर के अंदर मेंशन होते हैं तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, प्लांट रजिस्टर देखना पड़ेगा, मशीन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर शो हो। और क्या है, इन केस प्लांट इज इन, अगर मान लो प्लांट किसी और कंट्री के अंदर लगाया गया है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट भी देखना पड़ेगा कंसर्न इंजीनियर से कि वो प्लांट उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में उसकी क्या वैल्यूएशन है आज के टाइम पर, ठीक है। अब क्योंकि बिजनेस काफ़ी बड़े फैले होते हैं तो दूसरे नेशंस में भी क्या है प्लांट होते हैं उनके लगे हुए। फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, अब इसमें क्या है फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में मतलब चेयर्स हैं, डेस्क हैं, कपबोर्ड हैं, टेबल हैं जो मतलब इधर से उधर ले जाई जा सकती हैं, कुछ दीवारों में कुछ कपबोर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, वायर्स हैं, फैन, ट्यूब लाइट्स वगैरह, ये भी क्या है एक तरह से फिक्स है एक स्थान के ऊपर, ये क्या कहलाती हैं, वो फिटिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा आपकी, और वो क्या थे ऊपर फर्नीचर ने वो जो हिल जाते हैं मतलब मूव कर सकते हैं। और कहते हैं फिक्सचर्स और फिटिंग्स इंक्लूड दोज थिंग्स विच गेट डिस्ट्रॉय, कहते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये क्या है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उनको चेंज करते रहना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए वेरिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि ऑनरशिप देखनी पड़ेगी इनवॉइस के ऊपर, वो ये खरीदी गई, इनकी रिसीट क्या थी, ठीक है, कॉपी देखनी पड़ेगी, रिसीट क्या थी, पेमेंट की, परचेज ऑर्डर क्या था, वो कॉपी लेनी पड़ेगी चेक करने के लिए। और ऑनरशिप देखनी पड़ेगी कि ड्यूरिंग वाउचिंग किसकी ऑनरशिप है उसके ऊपर। कई बार क्या होता है ना, ले ली फिटिंग फर्नीचर और घर पे रख दिया, तो किसकी ऑनरशिप है वो वाकई वो तो एग्जिस्टेंस में देखेंगे खैर। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ये देखेंगे वेदर ये जो हैं ये जो जितने भी ये ली गई हैं एसेट्स फिक्सचर फिटिंग्स एंड फर्नीचर ये लीज पर तो नहीं ली गई हैं और एक रिक्वायर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, अगर लीज पर ली गई हैं तो, ठीक है। बहुत बार लेते हैं लीज पर फर्नीचर, ऑफिस ये ऑर्गेनाइजेशन का फर्नीचर वगैरह। एग्जिस्टेंस, ऑडिटर शुड वेरीफाई, वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ये फर्नीचर फिटिंग जो फर्नीचर्स वगैरह फिक्सचर्स हैं या नहीं, तो उससे क्या है कहीं ऐसा तो नहीं वो मिसयूटिलाइज हो रही हो और वो क्या है पर्सनल यूज़ के लिए ले जाई गई हूँ घर पर, तो उससे क्या देखना पड़ेगा कि वो बिज़नेस के लिए ही यूज़ हो रही हैं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एक एक आइटम का जो भी एसेट्स की है। रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हुआ रिपेयर और मेंटेनेंस का फर्नीचर्स और फिक्सचर्स के ऊपर वो क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो फर्नीचर और फिटिंग्स जो परचेज की गई थी अगर वो खर्चे क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस जो इन चीज़ों की खरीदने का कैपिटल एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस का इनकी जो हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर वो क्या है आपका जो भी हुआ वो आपका क्या होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्नीचर्स और फिक्सचर्स के ऊपर। फिटिंग्स तो एक बार वो हो ही गई थी ना आपका, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ऑडिटर शुड सी दैट एक्सपेंसेस जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे हुए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे लिए जाएं, ठीक है, और क्या है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या है डाले जाएं। अच्छा, परचेज सेल, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई नया फर्नीचर या फिटिंग जो है वो परचेज की गई या बनाई गई या उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो बेचा गया है, ठीक है, तो एसेट जो है देन एसेट अकाउंट हैज़ टू, तो एसेट अकाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा जितनी भी सेल वैल्यू थी, और प्रॉफिट या कोई लॉस हुआ है वो क्या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डालना पड़ेगा। अगर कोई लोन लिया गया है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर चार्ज है कोई, तो उस लोन लिया गया है इन केस इनको ऐसे सिक्योरिटी रखते हुए, तो वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पर्सन से जिसको एसेट्स क्या है दी गई हैं एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, और इंटरेस्ट जो पे किया जाना है लोन के ऊपर वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, लोन को वेरीफाई करने के लिए, कि लोन भी तो बैलेंस शीट के अंदर लिखना होता है। इसलिए वैल्यूएशन, ये एसेट्स जो हैं ये क्या है डेप्रिसिएट बहुत, हमने कहा ना जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होती हैं। इसलिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा कि एडिक्वेट हो, रजिस्टर मेंटेन हो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और क्या है कि सही जो हैं आपको सारी सही आइडल एसेट्स इंक्लूड, हाँ जो एसेट्स यूज़ में ही नहीं आ रही वो इंक्लूड ना हो रजिस्टर के अंदर, वो स्टॉक रजिस्टर के साथ टैली करेगा, वेरीफाई करेगा उनका वैल्यूएशन की सही वैल्यूड है या नहीं, प्रॉपर डेप्रिसिएशन लगा या नहीं। लूज टूल्स, इसके अंदर क्या है
नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल टूल्स, जो क्या है डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर, इनका अकाउंटिंग करना बहुत क्या है थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो लूज टूल्स को वेरीफाई करना, ऑडिटर क्या है डिटेल्स निकालेगा इन एसेट्स की, ठीक है, डिटेल्स निकालेगा इन एसेट की, सर्टिफाई करेगा ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स से, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि इन डिटेल्स के बेसिस पे ऑडिटर एक फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा इन एसेट्स का, एक टेस्ट चेक करेगा कि वाकई वो एग्जिस्ट कर रही हैं, सही हालत में हैं। और ये जो वेरिफिकेशन की जाएगी, मतलब ये परचेज किया है उसका कैश मेमो वगैरह चेक करेगा, इनवॉइस चेक करेगा, पेमेंट के रिसीप्ट चेक करेगा, सबको रेफर करेगा। और अगर रिवैल्यूएशन करेगा इन एसेट्स के बेसिस के ऊपर बैलेंस शीट के अंदर, और डिफरेंस देखेगा कि ओपनिंग बैलेंस या जो ये रिवैल्यूएशन है इस टेकन, ये जो रिवैल्यूएशन किया है बैलेंस शीट के अंदर, इसका डेप्रिसिएशन को कंसिडर करके किया है या नहीं किया, ठीक है। अगर मान लो रिवैल्यूड वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, तो इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब टूल्स जो हैं वो क्या है आपके एक्चुअल कॉस्ट से शो ज़्यादा, टूल्स जो हैं वो एक्चुअल कॉस्ट पे शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं है। अगर मान लो टूल्स जो है मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं बिजनेस द्वारा खुद ही, तो सर्टिफिकेट फैक्ट्री से लेना पड़ेगा, मैनेजर से या इंजीनियर से, कि उन टूल्स की वैल्यू कितनी है और वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मैन्युफैक्चर टूल्स जो हैं वो रिवैल्यूएट किए जाते हैं तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। कार और अदर कन्वेंस, इसमें क्या होता है कि कोई लॉरीज हैं, कार्स हैं, कार्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये मूवेबल एसेट्स हैं। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, देयर आर नंबर ऑफ व्हीकल्स, उनके पास क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स यूज़ करती हैं, तो सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करती हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स होती है व्हीकल्स की इनके अंदर। तो डिफरेंट प्रोसीजर, फॉलोइंग प्रोसीजर्स क्या है फॉलो किया जाएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। ऑनरशिप देखने के लिए ऑडिटर देखेगा कि लाइसेंस क्या है जो भी ये कार वगैरह व्हीकल्स वगैरह का, और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये देखेगा। व्हीकल्स क्लाइंट के नाम पर है क्या, ये देखेगा। इसके अलावा ऑनरशिप देखेगा, वेरीफाई करेगा परचेज ऑर्डर की कॉपी से, इनवॉइस से या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से। कॉस्ट ऑफ व्हीकल वेरीफाई करेगा इन डॉक्यूमेंट से, कितने की ये व्हीकल हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा सभी व्हीकल्स का, ठीक है। व्हीकल का रजिस्टर जो है आपका, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और जो भी व्हीकल का लॉग बुक वगैरह है वो भी रेफ़र करेगा, वेरीफाई करते हुए कि बाकी सेम नंबर के व्हीकल्स हैं, वही मॉडल है या नहीं है, ठीक है, सही एग्जिस्टेंस है, जो बुक्स में वही वाले व्हीकल्स तो एग्जिस्ट हो रहे हैं ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार व्हीकल है आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई और आपका बिजनेस चल रहा है वहाँ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इंजन नंबर ऑफ द व्हीकल, मॉडल नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, नेम, व्हीकल का नाम, ये सारा वेरीफाई करना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट से। तो ऑडिटर सारी इन्फॉर्मेशन लेगा कि वेदर व्हीकल जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए या पर्सनल पर्पसेस के लिए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मान लो कोई भी लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस या रोड टैक्स वगैरह है, मेंटेनेंस के लिए व्हीकल की, ये सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ये क्या हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई खर्चे जो हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये खर्चों को भी वेरीफाई करेगा वो सही से किए गए हैं नहीं किए, सही जगह डाले गए हैं नहीं डाले गए, ठीक है। वैल्यूएशन की हम बात करें तो ये व्हीकल्स जो हैं वैल्यू किए जाएंगे यूटिलिटी बेसिस के ऊपर। इसका मतलब डेप्रिसिएशन, यूटिलिटी कितना यूज़ हुआ, डेप्रिसिएशन डिडक्ट की जाएगी बुक वैल्यू के ऊपर हर साल, ठीक है। और इस तरह से प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा हर साल आपका व्हीकल्स के अंदर से। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी व्हीकल बिकता है तो पर्टिकुलर व्हीकल जो है उसको क्लोज करना पड़ेगा, और सारा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, जैसे आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़कर भी आए हो। और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी सेल के ऊपर हुआ वो देखेंगे, और वो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई व्हीकल आपका परचेज किया गया है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या है वेरीफाई करनी होगी इनवॉइसेस से। अगर कोई लोन लिया गया है बाय क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन द व्हीकल, ठीक है, लोन अगर लिया गया है एज अ सिक्योरिटी उसके तौर पर रखा गया, तो वो क्या किया जाएगा, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। और क्या है वो क्या है, एंड द इंटरेस्ट शुड भी, और कितने ब्याज का लोन लिया ये भी वाउच किया जाएगा लोन को वेरीफाई करने के लिए। और लोन को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट व्हीकल अगर परचेज किया गया हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर, तो ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा ऑडिटर द्वारा, दैट नंबर ऑफ कितनी इंस्टॉलमेंट क्या है विच हैव बीन पेड
कितनी पे की गई हैं या पे करनी है, ये देखना पड़ेगा। लाइफ स्टॉक एसेट है, एक ऐसी एसेट है बिजनेस के अंदर, हाँ, इन बिजनेस बेस्ड ऑन लाइफ स्टॉक। सपोज काउज हैं, बफेलोज हैं, आपकी कैमल्स हैं, काम ही आपका ऐसा है पशुओं का, पशुपालन का काम है, आप उनसे दूध, उनके दूध से जो है या उनके डेयरी प्रोडक्ट से कमाते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म है, अंडों से कमाते हैं या इन प्रोडक्ट से कमाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब लाइफ स्टॉक को क्या है मेजर कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस अब नॉर्मली क्या है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लाइफ स्टॉक के अंदर डील करती हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें सारे एनिमल्स की डिटेल, भाई कौन सी नस्ल का है ये मेंशन होगा, आपका एनिमल की कॉस्ट मेंशन होगी, उनका नंबर मेंशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वाकई उतने जानवर जो हैं पशु वो हैं या नहीं हैं, क्योंकि डायरीज तो बहुत कैसे ना कि 100, 200, 1000 इतने पशु होते हैं अगर बड़ी बड़ी हैवी डायरीज अगर आप देखो बड़े स्केल के ऊपर। तो जो बिजनेसेस हैं उनको, कुछ बिजनेसेस को नाम दिया जाता है नंबर टू द, अच्छा, सम बिजनेसेस नाम देते हैं या नंबर देते हैं एनिमल्स को, जिसके बेसिस के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल हो जाती है। तो नंबर मार्क का उनको दिया जाता है एक तरह से। वैल्यूएशन, एनिमल्स जो भी हैं उनको फुल कॉस्ट बेसिस के ऊपर क्या है वैल्यूएट किया जाएगा, क्योंकि कोई भी रिडक्शन होती है उनकी वैल्यू में तो वो फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, है ना, कि बूढ़ा हो गया वो तो आप कैसे, एक वो तो है नहीं ना कोई मशीनरी जिसकी आप डेप्रिसिएशन वैल्यू घिसावट चलने पे वो कर लोगे। वो तो ये भाई दूध दे रही है, एंड में एक टाइम पे दूध नहीं देगी, तो वैसे आप फुल कॉस्ट पे उसको वैल्यूएट करोगे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ एनिमल्स के रिगार्डिंग एक एक्सपर्ट से। अगर लाइफ स्टॉक जो है बहुत हाई वैल्यू का है तो वैल्यू ऑफ जो डेड स्टॉक शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द टोटल वैल्यू, ठीक है, वो लेस कर देंगे और डेबिट कर देंगे किसके अंदर, आपका, हाँ, जो भी मतलब कि यूज़ जो डेड स्टॉक जो भी अब तक क्या है उनका यूज़ वो क्या है अब यूसेज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ नहीं आ रहे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको रिड्यूस कर देंगे टोटल वैल्यू से और डेबिट कर देंगे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। परचेज सेल, ऑडिटर क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि कोई भी परचेज या सेल है लाइफ स्टॉक की वो प्रॉपरली की जाए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसका प्रॉपर पैसा मिले। अच्छा, रिवेन्यू और सही से शो हो आपकी बुक्स के अंदर। रिवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी उनके अगर बीमार हैं एनिमल्स या कोई भी खाने का खर्चा, म्यूनिसिपल टैक्स, पंचायती टैक्स, ये सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपके आएंगे, ठीक है। अच्छा, मेंशन करने हैं डेबिट साइड में P&L के। एसेट्स एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट, अब क्या कहता है कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर एसेट्स ली हैं उनको कैसे आप वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है ऑडिटर को क्या करना होगा, हायर परचेज एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट क्लाइंट के साथ हुआ है। अच्छा, एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना होगा कि कैश प्राइस क्या है, हायर परचेज प्राइस क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है, क्या कंडीशंस के ऊपर आपका ये एसेट एक्वायर की गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये देखना पड़ेगा। ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा एसेट्स का कि वाकई ही एसेट्स जो है वो बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। परचेज कंडीशंस प्रॉपरली फॉलोअप की जा रही हैं नहीं की जा रही हैं। कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू खर्चे मतलब कि आपके दो तरह के होंगे खर्चे, क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज और इंटरेस्ट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा कैश प्राइस के ऊपर, ठीक है। और ऑडिटर चेक करेगा कि वेदर पेमेंट जो है वो डिवाइड की जा रही है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट में, अलग अलग शो करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और प्रिंसिपल जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आप हायर परचेज का चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स के अंदर पढ़ के आए हैं तो आपको ध्यान होगा ये चीज़ें। इंस्टॉलमेंट्स, अगर एक कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की गई है किसी एसेट के लिए जो परचेज की गई थी, ठीक है, तो एसेट हैज़ टू बी रिटर्न, एसेट को क्या करनी पड़ेगी, वापस करना पड़ेगा। उस केस में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एसेट जो है उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाए और जो लॉस इनकर हुआ है वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन जो एसेट परचेज करी है हायर परचेज सिस्टम के अंदर उसे कैश प्राइस के ऊपर क्या है वैल्यूएट करेंगे, ठीक है, और हाँ डिडक्ट करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे
और डेप्रिसिएशन जो है वो कैश प्राइस के ऊपर ही क्या है आपका कैलकुलेट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कॉरेस्पॉन्डेंस, रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम सप्लायर्स के से कि देखने के लिए कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, इंस्टॉलमेंट जो है टाइमली पे की जा रही है नहीं की जा रही। जो हायर परचेजर से ऑडिटर देखेगा कि हाँ टाइमली आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है ना, ठीक है, तो ये भी वो देखेगा। पता चला अकाउंटेंट क्या है वो इंस्टॉलमेंट शो कर रहा है लेकिन पेमेंट हो ही नहीं रही है, तभी तो फिर ये भी तो है ना, अदर पार्टी से भी आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर, हर एक से आउटसाइड जाकर भी क्या करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा कि वाकई पेमेंट जिसको जा रही है वो जा भी रही है, सिर्फ खातों में ही है, पता चले कैश का गबन हो रहा है। आगे देखते हैं कंपनीज और दूसरे बिजनेसेस क्या है, अपना बचा हुआ पैसा क्या है इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स के अंदर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, क्योंकि उनको ऑब्वियस सी बात है ना, पैसा जो है वो ब्याज कमाना है, डिविडेंड या अगर मान लो या डिविडेंड अर्न करना है उनके ऊपर, तो वो क्या है ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ों को जब इन्वेस्टमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो पहला तो ऑनरशिप, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं तो ऑडिटर को एक कंप्लीट शेड्यूल बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का, किससे, क्लाइंट से, मतलब जिसके अंदर डिटेल्स होंगी सारी इन्वेस्टमेंट्स की प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपरली कंप्लीट शेड्यूल होगा, इन्वेस्टमेंट्स कब की गई थी, क्लाइंट की गई थी, वो सारा का सारा शेड्यूल होगा, जितनी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की गई है, क्या किस दिन डेट ऑफ परचेज क्या थी इन्वेस्टमेंट की, क्या परचेजर्स का नाम क्या है, फेस वैल्यू क्या है, कॉस्ट मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब उस शेड्यूल में गिवन होगा। तो वो ऑनरशिप कितनी इन्वेस्टमेंट की है ये ऑडिटर चेक करेगा क्लाइंट की। ऑडिटर ये भी देखेगा कि सारी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो क्लाइंट के ही नाम पर है ना, किसी और के तो नहीं है ना। एंड फॉर दिस ही शुड, और उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, हाँ उसे वो इन्वेस्टमेंट शेड्यूल को टैली करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के साथ। वेरीफाई करने के लिए एग्जिस्टेंस इन्वेस्टमेंट्स की उसे जितने भी चेक करने पड़ेंगे, सारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो अपने प्रॉपर उनकी जो डॉक्यूमेंट है वो सारे चेक करने पड़ेंगे, टैली करने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट शेड्यूल और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के साथ, और इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसी सिंगल सिक्योरिटी इज़ नॉट कहीं दो बार ना प्रेजेंट कर ली गई हो, ठीक है। सारी इन्वेस्टमेंट वेरीफाई करनी पड़ेंगी सिंगल सिटिंग के अंदर, ठीक है। और अगर मानो सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट की गई है बैंक के अंदर या सोलिसिटर के पास, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उससे। और इन केस सिक्योरिटीज़ जो हैं, मतलब एक अथॉरिटी है सोलिसिटर, इन केस सिक्योरिटीज़ जो हैं वो ट्रस्टी को दी गई हैं तो वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा एटलीस्ट एक ट्रस्टी द्वारा और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल ऑफ कंपनी द्वारा। अगर सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट की गई हैं बैंक को या इधर ट्रस्टी को दी गई हैं तो उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ हमने इनसे ली हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के कई बार क्या होते हैं, ट्रस्ट भी होते हैं, ओके। अब देखो चार्ज और मॉर्गेज, अगर मान लीजिए कि कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, और ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा लोन लिया है अगेंस्ट इन दिस सिक्योरिटीज़ के, ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि मॉर्गेज डीड क्या है, और ये सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मॉर्गेजर से, मॉर्गेज के रिगार्डिंग, मतलब जो गिरवी रखा गया है जिनके अंडर, तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सिक्योरिटी का, जिस बेसिस के ऊपर सर्टिफिकेट हैज़ बिकम एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। तो वो सिक्योरिटीज़ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ का, जिसके बेसिस के ऊपर सर्टिफिकेट्स बनाए गए, ठीक है, और प्रैक्टिस के अंदर आए। बट इन केस ऑफ सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी 1924 में ये डिसाइड किया गया कि ये ड्यूटी है ऑडिटर की वेरीफाई करना हर सिक्योरिटी को अपने आप अपने लेवल के ऊपर खुद ही, चाहे कुछ भी हो, नो मैटर वो कहाँ पर रखी जाती हैं। अगर ऑडिटर को पता चलता है कि सिक्योरिटी जो हैं वो सही हाथों में नहीं है तो वो इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को और डिस्क्लोज करेगा इस चीज़ को रिपोर्ट के अंदर। परचेज सेल, अगर साल के दौरान कोई सिक्योरिटी को बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है तो वेरीफाई करेगा जो भी हैं बॉट, जो सेल्स नोट हैं या सोल्ड नोट्स हैं या बॉट नोट्स हैं, जो भी उनके ब्रोकर्स डील करते हैं ना उनके साथ वेरीफाई करेगा कि वाकई नेट आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बची है, क्या प्रॉफिट वगैरह हुआ है सेल से, ठीक है, क्या कोई डिविडेंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आया है, परचेज है तो कितने की हुई है, कितना इंटरेस्ट बनता है, क्या
जो है परचेज किया तो आगे फ्यूचर में कितना आएगा, क्या रेट्स हैं, ये देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्वेस्टमेंट वेरीफाई की जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव ऑन देम। वेरीफाई करोगे कि उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट या डिविडेंड बनता है, ठीक है। तो ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो रिवेन्यू इनकम कंसीडर की जाए, और लेकिन जो कॉस्ट इनकर हुई है उन सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, आपकी कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस इनकर ऑन सेलिंग द सिक्योरिटीज़ को बेचने में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो क्या किया जाएगा, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाएगा। ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि कोई इनकम जो है या अर्न ऑन इन्वेस्ट, कोई भी इनकम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अर्न की है या रिसीव नहीं हुई है जो अब तक, शुड बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वो भी क्या है शो की जाए। वैल्यूएशन मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर वैल्यूएशन डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर वैल्यूएशन डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के तौर पर रखने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है कि हमें डिज़ायर्ड इनकम मिलेगी, ठीक है, तो उसे क्या है वैल्यू करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए ली गई है तो उससे क्या है डिज़ायर्ड इनकम के लिए तो वैल्यू करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर विद नो रेफरेंस टू द मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म के लिए रखी गई है तो उसे वैल्यू करना पड़ेगा आपका वैल्यू एट द लेसर ऑफ द कॉस्ट। तो उससे क्या शॉर्ट टर्म के लिए तो कॉस्ट से कम, लेसर ऑफ द कॉस्ट से मतलब कॉस्ट से कम आपका करना पड़ेगा, कम कॉस्ट के ऊपर आपको वैल्यू करना पड़ेगा या मार्केट वैल्यू के ऊपर ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब कि कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेसर, उस बेसिस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए एसेट है इन्वेस्टमेंट है तो लेसर वैल्यू पे वेदर मार्केट और कॉस्ट विच एवर इज लेसर वैल्यूएट करेंगे आप उसे। ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एंड शुड फाइंड आउट क्या कंसिस्टेंसी फॉलो की गई है या मेथड के अंदर, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस वो विच एवर वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और लॉन्ग टर्म के केस में कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ऑडिटर जो है वो देखेगा कि वाकई एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 187 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। इसके अंदर क्या है जितनी भी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। कुछ केसेस में एक्सेप्शन है, इन सर्कमस्टांसिस में कंपनी के नाम पे नहीं होती तो कोई बात नहीं। एज पर शेड्यूल 6 इन्वेस्टमेंट जो हैं वो कैटेगराइज की जाती हैं 3 ग्रुप्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोड ऑफ वैल्यूएशन वो भी क्या है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।